चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले, चर और अचर तो आप लोगों को बताया गया है, और रैखिक समीकरण जिसका घात एक हो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। तो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, जहां x और y चर है ना, a, b और c हमारा अचर है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि a बराबर नहीं होना चाहिए 0 और b बराबर भी नहीं होना चाहिए 0, नहीं तो क्या हो जाएगा, x वाला पद 0 हो जाएगा, तो एक चर बच जाएगा, तो एक चर हो जाएगा, दो चर फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग जानते हैं पहले से कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, हल जो होता है इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। बता दे रहे हैं एग्जाम्पल में, अब बोलिएगा कि इसको आप क्यों बता रहे हैं। 9th क्लास का कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव में 10th में पूछा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा, चूंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे से उठा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो कहिएगा सर ये तो बताए ही नहीं थे, तो इसी को देखने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे से चल रहे हैं। दूसरा है कि इसका ग्राफ जो है, ग्राफ भी पढ़े थे 9th क्लास में, ग्राफ हमेशा हमेशा क्या होता है, सरल रेखा, सरल रेखा में रहता है, रहता है या होता है, होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर क्या है, 0 है। यहां अगर आप हल करते हैं इस समीकरण को, तो या तो आप x का मान कुछ अपने से ले लेते हैं, x का मान अगर हम 1 लेते हैं तो 3 गुना 1 प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। 3 एकम 3 और 4 मिल के 7, यानी 2y बराबर उधर जाएगा -7 और y बराबर -7/2, ये आंसर आ जाता है। फिर x का मान हम अन्य भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और हमेशा इसका ग्राफ जो है एक सरल रेखा होता है, यानी कि सीधे जो भी x और y का मान आएगा इसी रेखा पर आएगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण का सामान्य रूप, और वो भी एक सिंगल समीकरण है, यानी एक समीकरण। लेकिन हम लोग को 10वां में दो समीकरण एक साथ पढ़ना है, 9th क्लास में एक ही समीकरण पढ़ना था। तो यहां पर दे दिया जाता था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और उसमें पता करना होता था कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है और c बराबर क्या है। था ना क्वेश्चन, a बराबर क्या है 3, b बराबर और c बराबर 4 है। ठीक है, ए बी सी का कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 10वां क्लास में क्या पढ़ना है और उसको कैसे हम लोग हल करेंगे आगे से। जानकारी के लिए बता दिए हैं, ठीक नहीं है। मान लीजिए कि थोड़ा सा दे देगा अगर, तो उसको क्या कीजिएगा, कहिएगा नहीं पढ़े थे। बोर्ड वाला तो जानता है। अब हम लोगों को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। ठीक है, इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है क्या, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण। अब क्योंकि युग्म है एक और होगा, तो अब हो जाएगा a2x
प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। और इनको जो है हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर a1 बराबर नहीं होना चाहिए 0 और b1 बराबर भी नहीं होना चाहिए 0, फिर यहाँ a2 बराबर नहीं होना चाहिए 0 और b2 बराबर नहीं होना चाहिए 0। ये c2 और c1 0 हो भी सकते हैं, ठीक है, इनका फॉर्म हो सकता है कि ये 0 भी हो जाए, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब इनको हल करने की जो विधियां हैं, हल करने की विधियां आप जानते हैं। पहला क्या, ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि से ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछिएगा कैसे। ग्राफीय विधि में हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की तुलना करते हैं और इससे एक हमें सूत्र प्राप्त होता है। वो क्या होता है, यहाँ a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, ये सब कुछ ना कुछ होता है। और x y, ये एक्स वाई जो है ये चर है, इसीलिए ना दो चर कहा गया है। इसमें क्या है, दो चर है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, दो चर कहा गया है। रैखिक समीकरण पावर 1, युग्म मतलब दो ठो, ठीक है। चलिए, ग्राफीय विधि में हम तुलना करते हैं किसका, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। ध्यान से देखिएगा, यही सवाल इसी तरह के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 तो बात यहीं खत्म हो जाती है, आगे चेक नहीं करते हैं। इसमें इस कंडीशन में हम आगे चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका जो, इसको क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी जिसका ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं कटेगा और वो कटेगा एक बिंदु पर, ठीक है, ठीक है। तो इसको अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी। क्यों कहते हैं अभी समझा रहे हैं, ठीक है। और इसका जो हल होगा, ग्राफ का जो प्रकृति होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा, क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि दो हैं, और केवल एक हल होगा। केवल एक हल क्यों होगा, ये दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर काटेंगी उतना हल होता है। तो कहां काट रही है, एक बिंदु पर, कितना हल होगा, एक हल होगा। अविरोधी का अर्थ होता है जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को स्पर्श करेगी या काटेगी या मिलेगी, तो अविरोधी मतलब विरोध नहीं कर रहा है, मिल रहा है, इसका अर्थ हुआ अविरोधी। परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो उसका हल कैसा होगा, ठीक है। तो केवल और केवल एक हल इसलिए होगा क्योंकि एक जगह पे काटती है। ये ग्राफ में रेखाएं खींची जाती हैं, इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकाला जाता है। इसको अलग विधि से आप लोगों को बताया गया है और आगे भी बताया जाएगा। अविरोधी क्योंकि दोनों टच कर रही हैं, एक दूसरे को छू रही हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। आइए दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 और ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 की, ये कंडीशन भी हो सकता है। ये जो इसका जो ग्राफ खींचेंगे आप तो ये समांतर रेखाएं होंगी, यानी एक दूसरे को छुएंगे ही नहीं। जब स्पर्श ही नहीं करेगा तो कोई हल भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। और इसको हम लोग विरोधी कहते हैं। ये क्या है,
इसका विरोधी हल होगा, यानी कि ये रेखाएं विरोधी हैं, एक दूसरे का विरोध कर रही हैं, तभी ना नहीं मिल रही हैं। अविरोधी होता तो मिलता, नहीं मिल रहा है मतलब पटदार है, झगड़ा करता है, नहीं मिलेगा, न्योता नहीं करेगा। आ जाइए, अब इसका जो रेखा होगा क्या होगा, समांतर, समांतर रेखाएं, इसका ग्राफ, ठीक है। हल, कोई हल नहीं, भाई मिल रहा है ये, नहीं तो हल कहां से होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, अच्छे से याद रखिएगा इसको, इसी से सवाल पूछा जाता है। A1 बटा A2 बराबर हो जाएगा B1 बटा और बराबर हो जाएगा C1 बटा, तो इसका अर्थ तो होता है कि ये सारे मान समीकरण 1 और 2 में सेम हैं, तभी ना तीनों बराबर हुआ। जब सेम रहेगा तो ग्राफ का जो लाइन रहेगा वो एक ही लाइन पर दोनों आ जाता है, तो इसको हम लोग एक ही लाइन पर दोनों आ जाता है। और ये कितने जगह स्पर्श करा, नहीं उससे पहले जान लीजिए कि विरोधी है कि अविरोधी है। यह भी अविरोधी है, अविरोधी, यह भी क्या है, अविरोधी है। अविरोधी मतलब मिल रहा है, मिल क्या रहा है, इसी पर है ही। इसको कहते हैं हम लोग संपाती रेखाएं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं और इसका अनेक हल होगा, अनेक हल, यानी कि ये कितने जगह मिलती हैं, एक ही रेखाएं हैं, तो जिस बिंदु पर भी चाहें वो आपका हल हो जाएगा। यानी कि समीकरण में एक का मान रखा जाता है, दूसरे का अपने आप आ जाता है, और यही हमारा हो जाता है क्या, इसको हल करने पर क्या आंसर आएगा, हम लोग ग्राफीय विधि से पहले ही ज्ञात कर लेते हैं कि ये क्या है, इसका हल कैसा आएगा और किस प्रकार का होगा, और इसी से सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ग्राफीय विधि से। इसलिए मैंने कहा आपको कि ग्राफीय विधि से सबसे ज़्यादा आपको सवाल पूछा जाता है, इसी में से पूछा जाता है, ठीक है। स्पष्ट है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर दोनों बराबर नहीं हुआ फर्स्ट में ही, तब क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगा, और इसी को हम लोग अविरोधी कहते हैं, और इसका केवल एक हल होगा। दूसरा है A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2, बराबर नहीं होगा C1 बटा C2, तो क्या हो जाएगा, समांतर और विरोधी होगा, स्पर्श नहीं करेगा, विरोधी होगा, समांतर रेखा होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा हो जाएगा तीनों बराबर हो जाएगा, तीनों बराबर की स्थिति में ये ओवरलैप कर जाएगा, एक ही रेखा पर दोनों आ जाएगा, और ये भी अविरोधी होगा, इसका संपाती रेखा बोला जाता है इसको, और इसका अनेक हल होगा। स्पष्ट है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये हो गया हमारा ग्राफीय विधि द्वारा। तो ठीक है, इस पर कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं कि कैसे ये जो हल है वो तुलना करने के बाद ग्राफीय निरूपण क्या होगा, हल क्या होगा, और अनुपात की तुलना कैसे होती है, ठीक है। यहाँ देखिए x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 1 है, इसमें A1 B1 और C1 मिलता है हमको, है ना। तो A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, तो x के साथ है 1 और इस वाले x के साथ है 3। अच्छा, B1 बटा B2 क्या हो जाएगा, हाँ -2 और बटा में 4। तो ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। दरअसल यहाँ C1 बटा C2 भी हम लिख ही देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 और बटा में -20, यानी इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो फर्स्ट तुलना कर लेते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो ग्राफीय निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, रेखाएं, और हल होगा केवल एक, प्रतिच्छेदी रेखाएं इस तरह का, यानी क्रॉस होगा, कटेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा में A1 बटा A2 बताइए तो, हाँ 2/2
4 बराबर इसको लिख सकते हैं 1/2। अच्छा दूसरा वाला 3/6 यानी कि ये भी हो जाएगा 1/2 यानी 2 ठो इक्वल हो गया। तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी -9/-18 ये भी हो गया हमारा 1/2 यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसका हल क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ग्राफीय समपाती रेखाएं यानी एक ही लाइन पर दोनों आ जाएंगी और इसका हो जाएगा हमारा अनेक हल। ठीक है, चलिए तीसरा कंडीशन 1/2 होगा, 2/4 का मतलब भी होता है 1/2 -4/-12 बराबर 1/3 1/3 होगा। ये बराबर के बाद है, देखिए यहाँ 1/2 बराबर, यहाँ 1/2 बराबर और यहाँ 1/3 यानी कि 2 बराबर और तीसरा बराबर। तो A1/A2 बराबर है B1 बराबर नहीं है C1/C2। ये क्या होगा, समांतर रेखाएं ऐसे होंगी ग्राफ और इसका कोई हल नहीं होगा। ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल और इस टेबल को याद रखिएगा आप, है ना, आगे के प्रश्नों को हल करने में हमें सुविधा होगी। चलिए ठीक है, ये कुछ विधियां हैं जो हम लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि, इस विधि से हल किया जाता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। विलोपन विधि, इस विधि से भी हल किया जाता है। आगे हम लोग एक्सरसाइज हल करके और विधि को देखेंगे कि किस विधि से कौन सा हल किया जा रहा है। लेकिन एक ब्रज गुणन विधि है, इसमें कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। और समीकरण यही आप मान लीजिए कि समीकरण यही है जिसमें A1 B1 C1 कोई अंक है, डिजिट है, A2 B2 और C2 भी अंक है, XY जो है क्या है, चौर भाग है, ये याद रखिएगा। उसका मान वेरी करता है, वो वेरिएबल है। और A1 B1 और C1 ये कांस्टेंट होते हैं, इसका मान वेरी नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या देख रहे हैं, हाँ, वज्र गुणन विधि, ठीक है। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं B1, यहाँ पर B2, यहाँ पर C1 C2, यहाँ पर A1 A2 और फिर लास्ट में B1 और B2, ऐसे लिख लीजिएगा, एक टेबल मान लीजिएगा। और B1 से शुरू करना है, तो B1 के बाद आता है C1 और C1 के बाद A1 नहीं आता है, लेकिन 3 ही है तो रिसाइकिल होता है, C के बाद A पर चला जाता है और उसके बाद फिर, और इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ऐसे। यहाँ हमारा जो होता है वो x होता है, यहाँ पर y होता है, यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। और इसी से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, बनता है। चलिए यहाँ पर x है तो हमने लिख दिया x बटा, हाँ, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर होता है y बटा, फिर इसको क्रॉस करेंगे, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। अच्छा एक और बात बताइए, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए और इस फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो एक और सूत्र बनता है, देखिए क्या बनता है। जैसे हम तुलना कर रहे हैं किसकी, x वाले की और लास्ट वाले की, ठीक है। तो x में इससे गुना होगा और 1 में इससे गुना होगा ना, ये चला जाएगा 1 के बगल में, यानी कि x बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ये चला जाएगा ऊपर में, यानी कि B1
सॉरी, यानी कि ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बटा इसके जो बटा में है A1 B2 माइनस A2 B1 और y बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट मान निकालने के लिए बता रहे हैं, y बराबर फिर ये चला आएगा यहाँ, इसके साथ रहेगा तो गुना होके ये बटा, वो सब बात छोड़ो, सीधे इसको भेज दो इधर इसके ऊपर, तो y बराबर इतना और बटा ये नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो कि ऐसा ही जी बोल रहे हो? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो ना? चलो देखो, इसको हम दूसरे जगह लिख कर बता रहे हैं तुमको समझाने के लिए। इसको कैसे लिखें उस पर ये भी समझ जाओगे। यहाँ हमारा था x बटा B1C2 माइनस B2C1 बराबर था 1 बटा लास्ट वाला A1 B2 माइनस A2 और B1। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बराबर वाले जो भिन्न होते हैं ये दोनों बराबर है, ये दिया गया है, ये यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इस एक से इसमें गुना होता है, तो हम बाकी में गुना नहीं कर रहे हैं, एक एक पक्ष में गुना कर रहे हैं और इसको यहीं रहने दे रहे हैं, तो ये रिप्लेस नहीं हो जाएगा एक से, यानी x बराबर हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1। अब बटा में जो है सो रहने देते हैं, हमारा मर्जी, बुलाएं या ना बुलाएं, तो x बराबर इतना हुआ, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया B1C2 B2C1 का मान रखने के बाद आप x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकेंगे। ये कोई याद मत कीजिए, अगर इसको याद रखते हैं तो ये डायरेक्ट बन जाएगा। और कहाँ से बन रहा है ये भी हम देख रहे हैं, कहाँ से बन रहा है, यहीं से ना आ रहा है, यहाँ से ये बना और इससे ये बन रहा है। उसी प्रकार से y का जो बटा वाला है एक के पास आ जाएगा, यानी कि C1A2 माइनस C2A1 A1 B2 माइनस A2 B1, यानी कि 2 ये आपका फॉर्मूला बन गया और इसे वज्र गुणन विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे, अगर आपको आवश्यकता हो तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, कुछ प्रश्न है पिछले साल का आप लोगों ने पूछा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, x माइनस वाई बराबर 6 है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 30 है, तो xy का मान निकालना है, यही ना। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ध्यान से देखिए, x माइनस वाई कितना है, तो 6 का स्क्वायर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 30 लिख देते हैं, माइनस 2xy। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36 माइनस बराबर माइनस 2xy, घटेगा तो बटा माइनस 2 बराबर xy, 2 तिया 6, xy बराबर माइनस है कि नहीं? ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसका एक, k का कौन सा मान होगा जबकि समीकरण है kx प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस वाई बराबर 1, जिसके लिए एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा इसका, एक अद्वितीय हल, मतलब केवल और केवल एक हल। इसके लिए एक कंडीशन होता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2। a1 क्या है, k है, a2 है 3, बराबर नहीं होना चाहिए 2 बटा 1। ठीक है, यानी कि k
बराबर नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? आंसर है इसमें रॉन्ग दिया हुआ है ना? चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है 16 नंबर जो आप लोगों ने पूछा है। 5x + 2y = 16 है और 7x - 4y = 2 है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए x 2 है और y कितना 3, बी है x 2 y 1, सी है x 1 y 3 है और डी है x 0 y। देखिए ये तो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, बहुत सारी विधियां आपके पास, लेकिन है 1 नंबर का क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको पूरी विधि लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप देख लीजिए कि x = 2, हाँ कहाँ, यहाँ 3 है, 3 कर दे, चलो 3 हो गया। अब बोलो, हाँ ये 0 है। अब ठीक है, देखते हैं कि x = 2 और y = 3 इस समीकरण में रखने के बाद 16 आता है कि नहीं आता है। तो देखो x 2 रखना है तो 2 × 5 = 10, 3 3 दूना 6, 10 और 6 16, यानी इसको तो संतुष्ट करता है। इसमें रख के देखें 7 दूना 14 और 3 चौका 12, 14 में से 12 घटेगा, इसको भी संतुष्ट करता है, यानी हमारा आंसर, मतलब बिना बनाए 1 नंबरिया सवाल हल करने का तरीका ये हो सकता है। अगर आपको 5 नंबर का यही क्वेश्चन दे दिया रहेगा तो फिर उसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, या लिखा रहेगा ग्राफीय विधि या फिर वर्गगुणन विधि, तो उस विधि से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? उतारना है, ये भी कुछ क्वेश्चन है जो आपके द्वारा पूछा गया है। इसमें x वाले को एक साइड कर लेते हैं, क्या ठीक रहेगा ना? इसको इधर लाते हैं, 0.3x - 0.37x बराबर, इधर क्या है 0.37 - 0.3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये बड़ा है, ये छोटा है, इसमें से इसको घटा लेते हैं, यानी कि 0.07 माइनस में x बराबर, और इसमें से इसको घटाएंगे 0.07, यानी x बराबर 0.07 बटा 0.07 और वो भी माइनस बराबर -1 दिया है। चेक कीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा टेक्निकली हल करना पड़ेगा, देख लीजिए इसको कैसे हम लोग हल करते हैं। इस 10 के पावर 2y को हम लिख देते हैं क्या सेम इसी को क्या लिख सकते हैं, 1/10 का पावर -y का स्क्वायर बराबर 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए दो जो पावर में था वो पावर में ही है, और y जो है 10 का पावर बन गया, बटा में लिखने पर पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, अब क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो जब पावर बराबर हो और दोनों बराबर हो तो इसका बेस भी बराबर होता है, यानी कि 1/10 के पावर -y बराबर हो जाएगा 5। दोनों को उलट देते हैं, जब ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -y तो ये हो जाएगा बटा में 1/5, और यही हमको निकालना था, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको पूछा गया है x का मान 1 है, y का मान 1 है इस समीकरण में, तो k क्या होगा यदि इसका केवल और केवल एक हल हो।
केवल एक हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। लेकिन जब यह इसका हल दे दिया गया है, k का मान ज्ञात करना है, तो इस समीकरण में डायरेक्ट इसका मान रख दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना k गुना x क्या है 1, अब प्लस 7 गुना -1 बराबर -5 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा इसके बदले 2k -7 -5 बराबर, यानी 2k बराबर 12 हो जाएगा, यानी कि k बराबर 12/2 बराबर। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए 2018 के एनुअल में पूछा हुआ यह क्वेश्चन है, और ये आपके किताब से कोई लेना देना इसको नहीं है, और ये ऐसे ही कंपटीशन लेवल का एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि अगर x बराबर √7 + 4√3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा। हम लोग इसको बाद में देखेंगे, कई बार हम लोग देखने लगते हैं जो निकालना है ना उसी से शुरू कर देते हैं, तो उधर से हल नहीं करेंगे, इधर से हल होगा। यहाँ दिया गया है कि x बराबर, इसी को हम कुछ अन्य तरीका से लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं, x + y के होल स्क्वायर के रूप में लाने का, कि एक रूट यहां से खत्म हो जाए। क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं क्या लिख दें, ये लास्ट वाला पद को हमने लिख दिया है 2ab के रूप में। ठीक है, पहले हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। अब देखिए कि पहले से जो दिया गया है वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 मिलके 7 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 3 यानी 4√3। देखिए a² + b² + 2ab के रूप में है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा x बराबर √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट भी हटेगा, यानी कि x बराबर √3 + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसको मान ला के हम लोग रख देते हैं, यानी कि x + 1/x बराबर, x के बदले √3 + 2, फिर प्लस 1/√3 + 2। सामान्यतः जब बटा में रूट होता है तो हर का परमीकरण किया जाता है ना। तो पहले इसको बटा का जोड़ कर लें, इसमें इससे गुना होगा, √3 + 2 का स्क्वायर बटा √3 और प्लस 2, गुना कर देते हैं √3 - 2 से और √3 - 2 से। क्या हो जाएगा इसको a + b के होल स्क्वायर के रूप में करें तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, a² + b² + 2a और b इंटू √3 - 2। यहाँ क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b, a² - b², यानी कि 3 माइनस नहीं होगा, क्या क्या गड़बड़ लग रहा है, माइनस प्लस दोनों है ना। तो अगर कहीं पर लिखा हो a + b और इंटू a - b, तो ये होता है a² - b², तो √3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर बराबर √3 का 3 और -2 2 जा नहीं होगा। डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपको 3 + 4 और प्लस
2ab 4√3 ये ना होगा बटा में -1 और इंटू में हो गया √3 - 2। हम लोग थोड़ा बड़ा बना दिए हैं क्या? इसको थोड़ा बड़ा बना दिए हैं। क्या करना चाहिए? a + b का होल स्क्वायर नहीं करना चाहिए, या फिर इसी के हर का परिमीकरण पहले कर लेना चाहिए और तब जोड़ना चाहिए? हाँ, तो भी जोड़ा जा सकता है। नहीं, ये थोड़ा बड़ा बन रहा है, हम लोग इसको छोटा कर देते हैं। पहले ही हम लोग हर का परिमीकरण कर देते हैं यहाँ पर। √3 - 2 और √3 - 2, तो ये √3 + 2 तो रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा ऊपर में √3 - 2 अब बटा में हो जाएगा क्या 3 - 4 हो जाएगा बराबर √3 + 2 प्लस √3 - 2 बटा में -1। ठीक है, इसमें इससे गुना होगा ना, या फिर ये ऊपर चला जाएगा, सीधे ऊपर कर लेते हैं हम लोग। बराबर हो गया √3 और +2 माइनस √3 और प्लस में 2। ठीक है, ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, अब बराबर क्या आ गया, यानी x बराबर 4 आंसर। ठीक है।